Se apaga lenta, tu sombra se queda. इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया है। इंस्पेक्टर मानसी की ओर देखता है। आप परसों भी आई थी ना? जी साहब, मेरा बेटा भी पिछले 3 दिन से गायब है और इनका बेटा तो कल रात को यही था, थाने में, और उसके बाद फिर घर ही नहीं आया। ठीक है, आप जाओ, हम देख लेंगे। पर साहब, 3 दिन हो गए मेरे बेटे की कोई खबर नहीं आई है और ऊपर से उसका दोस्त भी गुम हो गया है। अरे मैडम, हमने कहा ना हम देख लेंगे। उषा जी, बाहर लेके जाओ इन्हें। तभी एक महिला हवलदार उषा वहाँ आती है। उठोरी मैडम, और भी काम होते हैं हम पुलिस वालों को, सिर्फ एक तुम्हारे पीछे ना लगे रहेंगे। और बोल दिया ना, हम देख लेंगे। उषा उन दोनों को उठाकर बाहर ले जाती है। और वापस चली जाती है। अब क्या करेंगे रेशमा? रेशमा एक गहरी सी सांस लेती है। मैं चाह तो नहीं रही थी, पर अब बस एक ही रास्ता रहता है। कौन सा रास्ता? रेशमा अपना फोन उठाती है। हेलो हेलो। कबीर, घर आना पड़ेगा। क्यों? निकुंज, क्या हुआ? मैंने कहा था, जवाबों की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। निकुंज की आंखें गिरीश की बेजान आंखों में मानो कुछ पल के लिए खो सी जाती है। निकुंज बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है। ये बस मेरा वहम है। और तभी सामने खड़ा गिरीश उसकी तरफ धीरे से बढ़ने लगता है। और जैसे ही गिरीश के कदम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे निकुंज के कदम पीछे हो जाते हैं और वो खाई के बिल्कुल किनारे पे जा लगते हैं। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जो भी मेरे आसपास है वो सब झूठ है। तू भी। ये दुनिया है ना, ये जो तू देख रहा है, तुझे क्या लगता है वो हमारी बनाई है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब तेरा खुद का बनाया हुआ है, तेरे अपने दिमाग से, तेरी अपनी पसंद नापसंद से। निकुंज मुस्कुराता हुआ सख्त निगाहों से गिरीश की ओर देखता है। और अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं यहाँ फंस जाऊंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे अब कौन आने वाला है, और जैसे ही उसे पता चलेगा तो चाहे उसे देवलोक से ढूंढना पड़े या पाताल लोक से, वो मुझे ढूंढ के निकालेगा। और तुमने जो गलती की है मुझे यहाँ फंसाकर, वो तुम्हें इसकी सजा तो देगा। सजा? निकुंज धीरे से गिरीश के पास आता है और उसकी चमकती आंखों में आंखें डाल बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि अब तुम अपना सब खोने वाले हो? तुम जो भी हो, जहां भी हो, वो तुम तक पहुंच जाएगा। गिरीश कुछ देर तक खाली निगाहों से उसे देखता रहता है। यह दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई थी, सब कुछ वैसा जैसा तुम चाहते थे, लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जो नहीं करना वो वही करता है। निकुंज की आंखें एक पल के लिए डगमगाती है। ये क्या है?
अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो एक बड़ी कंपनी का कॉल आता, तुम्हें गेम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता। जो तुम्हारा सपना था, एक हैप्पी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ वक्त, सब कुछ तुम्हें मिल जाता। क्योंकि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने बनाई दुनिया है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो ये भी पता है कि तुम्हें क्या नहीं पसंद है। निकुंज धीरे धीरे खाई की तरफ देखता है। नहीं, नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर अपने सामने खड़ा देख निकुंज के पांव जमीन से जकड़ जाते हैं और कुछ ही पल में उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। एंटोमोफोबिया यानी इंसेक्ट्स का डर है तुम्हें। निकुंज के पैर कांपने लगते हैं, सांसें अटक जाती हैं, होठ थरथरा जाते हैं, जुबान पे मानो लकवा पड़ जाता है। इन्हें दूर करो। नहीं, नहीं, तुम्हें जवाब चाहिए थे ना? लो जवाब। उसके कदम कांपते हुए धीरे धीरे पीछे खिसकने लगते हैं। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में गूंजती हुई, और पीछे जाते जाते उसकी एड़ियां खाई के आखिरी सिरे से टकरा जाती है और उसका संतुलन बुरी तरह डगमगाता है। निकुंज घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक पल के लिए उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। वो झटके से पीछे हट जाता है और बिना पीछे देखे वो खाई से दूर जाने लगता है और डर से कांपते हुए नीचे गिर पड़ता है। जमीन से टकराते ही उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। नहीं, नहीं, मत करो, प्लीज मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज अब चीख में बदल जाती है। बचाओ, माँ, भैया, बचाओ। हजारों कीड़े और काले गीले चूहे धीरे धीरे उसके पैरों पर चढ़ने लगते हैं। वो झटके से उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना उन्हें हटाने जाता है वो कीड़े उतना ही उसे घेरते जाते हैं। नहीं, हटाओ इन्हें, कोई तो बचाओ। लेकिन उसकी चीखें धीरे धीरे घुटती चली जाती हैं। अभी भी वक्त है, चाहो तो यहीं रह सकते हो। तुम जो चाहो यहाँ तुम्हें वो मिल सकता है। ठीक है, बस इन्हें हटाओ, मैं रह लूंगा। की ना मेरे दोस्त वाली बात। निकुंज वहीं बैठकर हाँफता रह जाता है। तूने पहले क्यों नहीं बताया उसे? कबीर और उसके पापा की कभी नहीं बनती थी। बद्री जी चाहते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन कबीर ने कभी नहीं सुनी। वो हमेशा अलग था, इसलिए बद्री जी के साथ हमेशा उसका झगड़ा होता था। बात इतनी बढ़ गई कि उसने छोड़ दिया, और जब बद्री जी के अंतिम संस्कार तक पर नहीं आया तो फिर ना मैंने उससे कभी बात करनी चाहिए और ना उसने मुझसे कोई बात करनी चाहिए। उसकी बात होती थी तो सिर्फ निकुंज से, क्योंकि निकुंज उसे हमेशा से अपनी जान से ज्यादा प्यारा था और आज भी है। तो तुझे भरोसा कैसे कि वो ढूंढ लेगा? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ मानसी। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वो चीजों को ध्यान से देखता था, उन्हें तोड़ के समझता था कैसे काम करती हैं। उसका लॉजिक, उसकी वजह से उसने स्कूल में हमेशा टॉप किया, कॉलेज में भी सबसे आगे रहा।
लेकिन उसकी असली पहचान मार्क्स नहीं, उसका दिमाग था। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, वो चीजें बनाता था, अपने खुद के प्रोग्राम्स लिखता था, ऐसे कोड्स जहाँ एक छोटी सी भी गलती हुई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। और वो उन प्रोग्राम्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर देता था। और अगर इस सब के पीछे कोई सच छुपा है तो कबीर उसे ढूंढकर बाहर निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी बाहर से अचानक एक तेज गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रेशमा एकदम से मानसी की तरफ देखती है। आ गया। रेशमा और मानसी बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। सड़क नहीं है ये, लोग रहते हैं यहाँ। धीरे लेकर आयकर गाड़ी। पुलिस वाले से कुछ खबर आई? नहीं बेटा, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहे। 4 दिन हो गए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हुए। बस कहते हैं कि हम अपने आप देख लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक और बात, आपने कहा था कि निकुंज ने गिरीश की कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी थी कि वो फोन पर बात कर रहा था। हाँ बेटा, वो हमारे सामने वालों के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो निकुंज ने बस उन्हीं के घर जाकर देखा था कि रात के लगभग 1 बजे गिरीश हाथ में फोन लिए घर से बाहर निकल रहा था और बार बार निकुंज का नाम ले रहा था। लेकिन निकुंज ने कहा कि वो तो उस वक्त सो रहा था। फोन हैक या वॉइस क्लोनिंग? कबीर अपनी माँ की तरफ देखता है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। पर बेटा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है। कबीर कुछ देर तक मानसी की ओर देखता रहता है और फिर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो इसके पीछे छुपा सच ढूंढकर निकाल कर ही रहेगा, और फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। आधी रात हो चुकी होती है। और तभी कबीर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। कबीर नजरें घुमाकर वहां बैठे सभी लोगों को देखता है और फिर बिना डरे सीधा अंदर आ जाता है और इंस्पेक्टर की कुर्सी पर जा बैठता है और चुपचाप कई देर तक वहीं बैठे सभी को एकटक देखता रहता है। सभी पुलिस वाले एकदम से उछलकर जाग जाते हैं। ओए, तू कौन है? इंस्पेक्टर साहब की कुर्सी पे क्या कर रहा है? 5 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। तुम लोगों को दिखा नहीं? कोई भी आके लूट के चला जाए, तुम लोगों को पता भी ना चले। ओए, काम बताओ, क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है। हवलदार सामने वाले डेस्क की तरफ इशारा करता है जहाँ कंप्यूटर रखा है। एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखानी है मेरे भाई की। कबीर सामने बैठे हवलदार को अपनी बातों में उलझाए रखता है। गॉट इट। हाँ, बस इतना ही है। कबीर जो अपने लैपटॉप पर देखता है उससे वो भी कुछ देर के लिए दंग रह जाता है।
पुलिस स्टेशन के अंदर सारे पुलिस वाले अपने अपने काम में मसरूफ बैठे होते हैं। सब एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर धीरे धीरे सबकी नजर बाहर की तरफ उड़ जाती है। कबीर बिना रुके सीधा अंदर जाता है और जाकर इंस्पेक्टर के सामने कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। कितने लोग मिसिंग हो चुके हैं अब तक? कितने और? किस किस से अब तक ये बात दबा कर रखोगे? हाँ, एक पल के लिए पूरा पुलिस स्टेशन बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या बोल रहे हो? 15,000 से ज्यादा केसेस मिसिंग के हैं। और क्या किया है आपने अभी तक? ये सुनते ही सभी पुलिस वाले एकदम कांप जाते हैं। अब तुम्हें कैसे पता ये सब? मतलब कुछ भी नहीं किया, बस बात दबाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि अगर ये मीडिया में आया तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ जाएगी। देखो, ये मामला बहुत पेचीदा है। एक दिन हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, और तुमसे ज्यादा तो मैं पता लगा चुका हूँ। इन सब केस में एक कॉमन बात है, सबको सबसे पहले एक कॉल आया था, चाहे वो गिरीश का केस ही क्यों ना हो। मैंने जितने भी मिसिंग लोगों के घर वालों से बात की, माँ भाई से, भाई बहन से, सब ने एक ही बात बोली कि उन्हें किसी अनजान नंबर से कॉल आया, और उस कॉल में उनके किसी अपने की आवाज़ थी जो कह रहा था वो मुश्किल में है या उनकी जान खतरे में है, और जो भी उन्हें बचाने गया वो वापस नहीं आया। ये बात पता थी आपको? पुलिस वालों के चेहरे पर अब डर साफ दिखने लगता है। तुम्हें उन लोगों की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? कबीर सर झुकाकर मुस्कुराने लगता है। वो छोड़िए, ये देखिए, मेरे भाई का फोन ट्रैक किया मैंने। उसकी लोकेशन पीपल चौक पर जाकर बंद हो जाती है, और गिरीश का फोन भी पीपल चौक पर जाकर बंद हो जाता है। तो अगर आगे की कार्रवाई का मन हो तो चलें एक बार देखने। पूरी टीम लेके जानी पड़ेगी। पर साहब, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक पीपल का पेड़ है और जंगल। हवलदार साहब, वो तो वहीं जाकर पता लगेगा। सब निकल जाते हैं। सभी पुलिस वाले अपनी अपनी टॉर्च की रोशनी जलाए पीपल चौक पर खड़े होते हैं, और उनके सामने एक घना जंगल जो किसी आने वाले तेज तूफान का मानो अंदेशा दे रहा हो। देखा साहब, यहाँ कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि जो चीज हमें दिख नहीं रही है वो हो ही ना, हमें जंगल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। सही कह रहा है। सभी पुलिस वाले धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। एक हवलदार थोड़ा आगे निकल जाता है। तभी हवलदार मान सिंह एकदम रुक जाता है। कौन है? वो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके आसपास के पेड़ धीरे धीरे और घने होते जाते हैं। मान सिंह एकदम से झटपटा कर पलटता है, लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे वो फिर सामने देखता है, तभी उसे दिखता है कि दूर पेड़ों के बीच कोई खड़ा है, काले कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। मान सिंह के हाथ पांव अब कांपना शुरू कर देते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? वो डर से कांपते कदमों से पीछे हटने लगता है, और तभी वो आकृति गायब हो जाती है। ये कहाँ गया? हवलदार धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। लेडी कांस्टेबल उषा हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीरते हुए हर कोने की गहरी तहकीकात कर रही होती है। उषा को तभी एक अजीब सा एहसास होता है।
जैसे कोई उसकी हर चाल से चाल मिलाकर उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। उषा के कदम जैसे ही रुकते हैं वो आवाज भी थम जाती है और एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? वो फिर से चलना शुरू करती है। अब उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगती हैं। उसकी आंखें चौकन्नी होकर इधर उधर घूमने लगती हैं और तभी वो चौंक जाती है और जहां से आवाज आई थी वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगती है और एक पेड़ के पास पहुंचती ही एक काली परछाई बिजली की तरह उसके सामने से गुजरती है। पेड़ का तना एकदम से चटक कर टूट कर नीचे गिर जाता है, मानो किसी ने पेड़ पर जोर से पंजा मारा हो। ये सब क्या हो रहा है? उषा के कदम अपने आप डर से पीछे की ओर जाने लगते हैं। आंखें बिना हिले बस सामने टिकी रह जाती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन गले से एक आवाज तक नहीं निकलती। अचानक उसे महसूस होता है उसकी पीठ किसी से टकरा गई है। वो झटके से पलटती है। उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है। कबीर चुपचाप टॉर्च हाथ में लिए अंदर बढ़ता जाता है। और चलते चलते वो बाकी लोगों से थोड़ा दूर निकल जाता है। उसे उषा की चीख सुनाई देती है। ये क्या था? और फिर एक और चीख और चारों तरफ से कई सारी चीखें कबीर के कानों में गूंज जाती है। वो हड़बड़ा जाता है, घबरा कर इधर उधर भागता है। ये क्या हो रहा है? और तभी उसके सामने जमीन पर बना एक गोल घेरा नजर आता है। ये क्या है? कबीर धीरे उस घेरे की ओर बढ़ने लगता है और उसके बीच जाकर खड़ा हो जाता है। तभी कबीर का फोन बजता है। कबीर कुछ देर तक फोन को देखता रहता है लेकिन उठाता नहीं। और तभी कबीर के बैग के अंदर से एक और आवाज आने लगती है। ये आवाज तो मेरे कैमट्रेस की है। ये डिवाइस तो बस सीसीटीवी कैमरास को ट्रैक करता है और वो भी सिर्फ 500 मीटर के एरिया में। लेकिन इस जंगल में कहाँ है सीसीटीवी? बिंगो, आई एम इन। ये कब्र यहाँ क्यों है? और ये क्या लगा हुआ है? ये तो वायर्स टाइप कुछ लग रहा है। जैसे ही कबीर निकुंज को उस कब्र में बैठे देखता है वैसे ही उसकी सांसें सीने में ही अटक जाती हैं, जैसे भीतर की हवा अचानक जम गई हो। कबीर जो अपनी बहादुरी और बेकाबू के लिए जाना जाता था, उस पल अपने ही भाई को उस हालत में देख एकदम ठंडा पड़ जाता है। निकुंज!